नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th जो आरबीएससी की है हिस्ट्री, उसका अगला पार्ट हम देखेंगे। इसका एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं और इसका अगला जो पार्ट है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और जो कि भारत का वैभवपूर्ण इतिहास, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जो कि आरबीएससी क्लास 12th की जो भारत का इतिहास जो बुक है, उसका ये हम लोग दूसरा, हालांकि इसका अध्याय फर्स्ट है और पार्ट 2 हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे। एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं और अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसका अगला पार्ट, जो कि वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अपने इस चैनल पर आप लोगों को पता होगा मित्रों, जो भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हो या फिर अन्य कोई भी जानकारी हो, वो अपने इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। और जो कि महत्वपूर्ण जो वीडियोस होते हैं वो अपने इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर अवश्य करें। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा मित्रों, एक वीडियो हम लोगों ने है जो कल देख लिया है, और इसका अगला पार्ट है जो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत मित्रों वीडियो की। अगर मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर अवश्य कर देना। और देखते हैं हम आज वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। मित्रों, इस बुक की इम्पोर्टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ की जब हम लोगों को पता लगता है, जब उसकी अंतिम पड़ाव में हम लोग है जो पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे सामने कोई एग्ज़ाम खास नहीं है, लेकिन फिर भी है जो हम लोग ये देखते हैं बुक। और इस बुक की जो भी वीडियोस बनते हैं वो अपने इस चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और ये बुक अपने इस चैनल पर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह अगर मिलता रहा तो अपने इस चैनल पर ये बुक है जो बहुत जल्द ही है जो कंप्लीट करवाई जाएगी। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं। भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। देखिए मित्रों, ये हम लोगों ने कल देख लिए थे। थोड़ा सा मोबाइल से वीडियो बन रहा है इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, इसके लिए समझ आते हैं। विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। आर्थिक समृद्धता की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। नैतिक एवं मानवीय आचरण में भी भारत सदैव है जो अग्रणी रहा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता, यानी माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या के रूप में है जो माना है, और संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया है। ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध उक्ति है मित्रों, आप लोगों को पता होगा। वसुधैव कुटुंबकम, जो कि संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। संपूर्ण मानव के कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करने वाली हमारी संस्कृति ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे प्रकट होता है कि हमारा अतीत अत्यधिक वैभवशाली रहा है। भारत की इन उपलब्धियों का बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है। मित्रों, अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है पिछला, इसका पहला जो पार्ट था वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मित्रों। भारतीय संस्कृति का विश्व संसार। प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया वह है भारतीय संस्कृति, और ये संचार सैनिक आक्रमण नहीं अपितु सांस्कृतिक विनिमय के स्वरूप का था। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवमयी रही है। उत्खनन एवं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी हमें भारतीय संस्कृति का विश्व स्वरूप दिखाई देता है। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। ऐसा ये चीन की दीवार पर है जो उकेरा गया है। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं है अपितु पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उद्गार प्रकट किए हैं। इतिहासकार मयूर ने लिखा है कि भारत की प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। सर वाल्टर रैले ने लिखा है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ।
कर्नल अलकाट ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही माना है। जब फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई तब उनके उद्गार थे, यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। मैक्स मुलर ने लिखा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची है, संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है, प्लेटो, कैंट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए हैं, तो मैं त्रिवार उत्तर दूंगा हिंदुस्तान में। कितने महत्वपूर्ण उक्तियां कही गई हैं, देख सकते हैं मित्रों। बड़े बड़े जो शासक हुए करते थे या फिर जो दार्शनिक हुआ करते थे, वो कितना महत्वपूर्ण मानते थे हिंदुस्तान को। ये है जो उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। मैक्स मुलर के अनुसार पेरू देश, जो कि दक्षिण अमेरिका, अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। विजयदशमी पर राम शीतोत्सव व बाद में राम जन्मोत्सव आज भी मनाते हैं। ये मित्रों विजयदशमी कल थी, आपको पता होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही वैभवशाली एवं समृद्ध रहा है। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं कल है जो इसको पब्लिक करूँगा। तो ये अग्निपुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन बना हुआ मित्रों। अग्निपुराण में भारत को क्या कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है। समुद्री पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। ये भी एग्जाम में बना है क्वेश्चन मित्रों कि समुद्र पार के जो भारतीय प्रदेशों को क्या कहा गया है, तो द्वीपांतर कहा जाता था। इनमें 9 द्वीप थे। कितने? 9 द्वीप थे। सांस्कृतिक भारत में वर्तमान जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्बोज, श्याम, संपा, बर्मा, लंका आदि जो सम्मिलित थे। यूरोपीय विद्वान सिल्वेन लेवी ने भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया है। अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी ने भी लिखा है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था और उसकी सीमा है जो जाबाग, जो कि सुमात्रा और जावा तक फैली हुई थी। जाबाग क्या था? सुमात्रा और जावा तक इसकी सीमा है जो फैली हुई थी। और इस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलालयों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपीन, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहीं अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्रशांत महासागर के द्वीपों से ऐसे ही अन्य नाविक एवं पर्यटक मध्य अमेरिका के मैक्सिको, हंडुरास, दक्षिण अमेरिका के पेरू, बोलिविया तथा चिली के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने निवास बनाए। मित्रों ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के अंदर देखा जाए तो बनते हैं और आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए है जो ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाएगी और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे मित्रों। ये हम लोग एग्ज़ाम में देखते आए हैं। इसी प्रकार पश्चिमी भारत की बंदरगाहों से द्रविड़ पर्यटक तथा नाविक सोमालीलैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी समुद्र तट पर जगह जगह अपने वास स्थल स्थापित करने में सफल हुए। भारतीय सूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में और पूर्व की ओर बढ़ी और उन्होंने दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, सिक्यान, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव निर्मित किया। भारतवासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार से प्रस्थान किया और गांधार, पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की और दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया। इस प्रकार के सुसंस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल तथा थल मार्ग से पहुंचे, वहां अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार कर वहां के निवासियों को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। भारत भूमि पुत्रों की अति प्राचीन काल से ही ये जिज्ञासा रही थी कि सागर के उस पार क्या है। उनकी इच्छा थी कि विश्व के सभी लोगों को सुसंस्कृत बनाया जाए और सभी को आर्य यानी कि श्रेष्ठ बनाना होगा। और हमारे प्राचीन ऋषियों के महान उद्घोष कृणवंतो विश्वमार्यम के साथ भारतीय सागर पार कर गए और इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। कौंडिन्य नाम के वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। कंबू जो कि कंबोडिया पहुंचा और संपा और अनाम के बलाढ्य हिंदू राज्य उदित हुए और सुमात्रा में श्री विजय और वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ। अश्ववर्मन नामक साहसी वीर बोर्नियो पहुंचा और हमारे यहाँ के साहसी वीर अमेरिकी तट तक पहुंच गए। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का है जो विश्व में प्रसार किया।
इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडोचाइना, बोर्नियो से संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख मिले हैं। जावा में आज भी शक काल गणना का प्रचलन है। यहाँ के शिव, विष्णु व बौद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। बोरोबुदुर व अंगकोर वाट का भव्य शिल्प अजंता एलोरा की समानता बताते हैं। देख सकते हैं मित्रों, ये जो भी लाइनें हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछी गई है मित्रों। तो इसको हम लोगों को याद करना हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चंपा, आराम, पांडुरेंग, इंद्रपुर, बाली, कलिंग जैसे नगरों के नाम या राम वर्मा जैसे व्यक्तियों नाम भारतीय परंपरा से अटूट संबंध बताते हैं। और इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र विधि, नीति कल्पना और आचार व्यवहार आदि में है जो भारतीय परंपरा झलकती हैं। ये जो बाहरी देश थे उनमें भारतीय संस्कृति है जो प्रमुख रूप से है जो झलकती है। आगे है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? नव शब्द है जो जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। और उस समय इस विद्या को नवगति के नाम से जाना जाता था। बाद में उर्दू का शब्द नाव नव शब्द का पर्याय बना और अंग्रेजी का शब्द नेविगेशन इस नवगति शब्द का रूपांतर है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वह इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों को जा सकते थे। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फाहियान दक्षिण भारत से चीन को गया था, ऐसा उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। वह पहले लंका से जावा गया और फिर जावा से चीन गया। मित्रों, ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है मित्रों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में है जो सीधे के सीधे है जो पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। 5 से 1000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे। उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। 756 फीट लंबे व 126 फीट चौड़े 60 से 75 टन मालवाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंच जाते थे। इसके लिए पूर्व से पश्चिम 1400 फीट लंबी दीवार थी ताकि बाहर के समय जहाज़ों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। वहां पर जलपोत निर्माण व छोटी नौकाएं बनने की कार्यशाला भी थी। पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगुकच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में सोल, दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोटायम, कोणार्क, मछलीपट्टनम एवं कावेरीपट्टनम के बंदरगाहों का उल्लेख है। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर व बंगाल की खाड़ी का नाम महोदधी था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है मित्रों कि अरब सागर का प्राचीन नाम क्या था, तो रत्नाकर, और बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम है जो महोदधी था। जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों व पात्रों पर जलपोतों के चित्र हैं। सांसी व भरहुत शिल्प में चप्पू वाले पोत व कैबिन वाली नौका के साक्ष्य है। धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पत्रु में नौका निर्माण एवं नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लोह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरबी यात्रियों ने किया है। और मैगस्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। नौकाओं का समूह जब सागर में चलता था तो नौका अध्यक्ष उस समूह का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। एक एक लाइन मित्रों इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रत्येक नौका के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। पतवार संभालने का कार्य नियामक करता था और जलपोत के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे जिन्हें दत्र रश्मि ग्राहक कहते थे। क्या कहते थे? दत्र रश्मि ग्राहक कहते थे। अगला है अपना भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। क्या है? प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को 2 भागों में बांट लिया है। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया है और इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप प्राक इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? जब मानव ने है जो क्रियाकलाप जो शुरू किए थे
तो मानव ने जब पढ़ना लिखना सीखा तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। और इससे पूर्व के जो मानव है उन क्रियाकलापों को है जो प्राक इतिहास के अंतर्गत, प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढे जहां पर प्रारंभिक काल में मानव का निवास था। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री, औजार, बर्तन एवं जानवरों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे, इसलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं, और जिस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता रहा उसे पाषाण काल कहते हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं मित्रों कि पाषाण काल में क्या होता था, क्या नहीं होता था। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया है। भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। कितने? शिवालिक जो पहाड़ी हैं वहाँ पर 20 लाख वर्ष पूर्व है जो पाषाण उपकरण मिले हैं। प्रारंभ में ये उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर से प्रतीत होते थे और धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने? पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पुरा पाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक एज और मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज कहा जाता है। पुरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े व मोटे हैं, सुदृढ़ नहीं हैं। और इस काल को भी विद्वानों ने निम्न जो कि मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल में विभाजित किया है। निम्न, मध्य और उच्च के रूप में है जो इसको विभाजित किया है। अब देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण युग में पत्थरों का आकार छोटा होता गया। क्या? मध्य जो पाषाण युग था उसमें पत्थरों का आकार है जो छोटा होता गया और लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं जो मध्य पाषाण युग में जो भी उपकरण बनाए जाते थे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरास्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई हैं इनसे इसका काल निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। इस समय का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। नदी के तटों व झीलों के किनारे है जो मानव लकड़ी व घास फूस से बनी गोल झोंपड़ियों में रहने लगा। मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगे और खाद्य सामग्री को पकाने भी लगे थे। क्या? जो कच्चा खाते थे उसको वापस है जो पकाने लगे। और नवपाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ और इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य व पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, बसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिल्लोड, ओखली आदि है जो मुख्य थे। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे जिन्हें घिसकर है जो चिकना किया जाता था और कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह टिक कर रहने और बसने को मजबूर कर दिया। क्या? कृषि कार्य ने। और इसी के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई। आगे है अपना प्राग ऐतिहासिक शैल कला। आदिकाल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय एवं नदी घाटीय क्षेत्र में गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता है में निवास करता था। क्या? जो पर्वतीय और नदी जो घाटी क्षेत्र में है जो गुफा और चट्टानों में जो बने प्राकृतिक जो आश्रय स्थल हैं जिन्हें क्या कहा जाता था? शैलाश्रय कहा जाता था, उनमें है जो मानव निवास करता था। उच्च पुरापाषाण काल से ही मानव द्वारा आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले हैं और शैलाश्रय की सतहों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया है जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, महाकाय, सांड, अलनिया जो कोटा में है, ये इसका मुख्य रूप से जो चित्र दिख रहा है ये। और आगे है अपना मानव ने जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की है। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं और मध्य प्रदेश का भीमबेटका और पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भीमबेटका की गुफा है जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, और पंचमढ़ी भी इसके लिए है जो विख्यात माना जाता है। इसी प्रकार अजंता के चित्र राशि, दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते शैल चित्रों ने तत्कालीन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है
और हमें उस समय की संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय व नदीय क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में है और इस दृष्टि से भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में विश्व विख्यात है और विश्व विरासत की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, राजस्थान में संबल नदी घाटी क्षेत्र, बारा, अलनिया, विलासगढ़, दर्रा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी व विराटनगर, ये देख सकते हैं आप विराटनगर जो कि जयपुर में है, और हरसोरा जो अलवर में है, वह समधा आदि स्थानों पर शैलाश्रयों में शैल चित्र है जो मिले हैं। पुराविद V.H. सोनवाने को चंद्रावती जो गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है, इससे इसका काल मध्य पाषाण युग तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। डॉक्टर V.S. वाकणकर इनका समय उच्च पुरापाषाण से मानते हैं और ये चित्र अधिकांशतया लाल व गेरू रंग के हैं। शैल चित्रकला का अध्ययन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में शोध कार्य किया जा रहा है इस पर, और इससे हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने हुए हैं। आगे है अपना उपलब्धियां, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या उपलब्धियां रही थी और क्या नहीं रहती, इसको हम लोग आगे देखते हैं। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था। कब? 1856 में। और लाइन पर रोड़ियां बनाने के लिए है जो पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से ईंटें निकालकर बिछाने लगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। और बर्टन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई और 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। किनके नेतृत्व में? कनिंघम के निर्देशन में है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। ये क्वेश्चन बना हुआ मित्रों, आप लोगों को पता होगा। और 1904 में जॉन मार्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। किनको? जॉन मार्शल को इसका है जो निदेशक बनाया गया। और 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल का ने है जो उत्खनन किया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया और हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे, अतः इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन अब जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके अनुसार इस सभ्यता का महत्वपूर्ण सर्वाधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया जाना उपयुक्त होगा। विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में लगभग 917 स्थान भारत में और 481 पाकिस्तान और 2 है जो कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में है। और इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक है जो 1400 किलोमीटर था। ये देख सकते हैं मित्रों, इसका विस्तार किस प्रकार से था? 1600 किलोमीटर तो है जो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, और 1400 किलोमीटर है जो उत्तर से दक्षिण था। इसका विस्तार अफगानिस्तान में सोरतुंगोई व मुंडीगाक, बलूचिस्तान, सुतका गैंडोर, सुतका कुह, बालाकोट और सिंध जो कि मोहनजोदड़ो, सनहुदरो, कोर्दिजी, जुदीर जोदड़ो, ये है जो यहाँ पे थे। पंजाब में है जो पाकिस्तान, हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, और पंजाब में जो रोपड़, संघोल, हरियाणा जो कि बनावली, मिताथल और राखीगढ़ी ये थे, और राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा, और उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका आलमगीरपुर और हुलास। गुजरात में हो जाएगा रंगपुर, धौलावीरा, प्रभास पाटन, खंभात की खाड़ी, और महाराष्ट्र में है जो दहिमाबाद था। आगे है अपना सरस्वती नदी। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में लगभग 40 बस्तियाँ रही हैं। लगभग 2/3 बस्तियाँ वर्तमान लुप्त सरस्वती नदी क्षेत्र में थी। 250 बस्तियाँ सरस्वती नदी प्रवाह क्षेत्र से बाहर थी, और सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच का क्षेत्र था। वैदिक काल में सरस्वती नदी के लोगों के जीवन का आधार थी। क्या? सरस्वती नदी है जो वैदिक काल में लोगों के जीवन का आधार थी, और वैदिक साहित्य में से नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे कहा है। ये एग्जाम बना हुआ मित्रों, नदी तमे, देवी तमे और अम्बे तमे किसे कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को कहा गया है। पिछले वर्षों में विद्वानों ने हवाई व भू सर्वेक्षण से सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग को रेखांकित करने का प्रयास किया है, और उपग्रह से प्राप्त जल प्रवाह के चिन्हों से ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से भूगर्भ से निकाले गए संभावित जल के अध्ययन से
पुराऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों से ये सिद्ध हो गया है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का अस्तित्व था। सरस्वती नदी का निकास हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में मानव पर्वत से था। आदि बद्री से समतल में उतरती थी और इसके बाद कुरुक्षेत्र और सिरसा, झांसी, अग्राहेया और हनुमानगढ़, कालीबंगा में होती हुई ये अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक बहती थी और अनेक भागों में समुद्र में मिलती थी। एक शाखा प्रभास पटन में जाकर सिंधु सागर में मिलती थी और दूसरी शाखा है जो सिंधु में प्रविष्ट होकर कच्छ के रण में समा जाती थी और इसकी लंबाई है जो 1600 किलोमीटर और चौड़ाई है जो 3 से 12 किलोमीटर तक थी। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने सरस्वती के प्रवाहक मार्ग को जानने के लिए अपने दल के साथ अभियान चलाया था और 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण व मूल जल स्रोतों से पानी न मिलने से धीरे धीरे ये नदी है जो लुप्त हो गई है। सिंधु स्थापत्य कला, इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हालांकि मित्रों, आप लोगों को पता होगा ये थोड़ा सा वीडियो की स्पीड ज़्यादा है और आप लोगों को अगर ज़्यादा लगे तो कम कर देना और कम लगे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी है वो 360 में करने से है जो वीडियो साफ दिखने लगेगा। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सिंधु स्थापत्य कला नगर नियोजन देख सकते हैं आप। ये तो मित्रों देख सकते हैं ये सिंधु स्थापत्य कला, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर वीडियो है जो थोड़ा लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो को देखने में थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, तो हम लोग छोटे छोटे पार्टों में ही इस बुक को है जो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं मित्रों कि जो सिंधु स्थापत्य कला है, यहाँ से हम लोग है जो अगले वीडियो में देखेंगे। और ये जो पिछला देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने देखा, इसको पूरा एक बार है जो आप रिवाइज कर सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा क्या नहीं देखा। ये बुक मित्रों बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ सकते हैं आप। मित्रों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक नए चैनल को है जो आगे बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह अगर मिलता रहा तो अपना चैनल है जो बहुत जल्द है जो आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ, तो ये हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया है। तो हालांकि थोड़ी सी जल्दबाजी में हमने देखा ये वीडियो, और इसको आप एक बार, आपको अगर याद नहीं होता है तो एक बार फिर है जो वीडियो को देख सकते हैं। ये इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति से है जो हमारे जो विदेशों में हमारी संस्कृति का प्रभाव रहा और किस तरीके से हम लोगों ने है जो विदेशों में जो अन्य लोगों को है जो प्रभावित किया अपनी संस्कृति से, उसके बारे में है ये संपूर्ण जानकारी है जो हम लोग देख चुके हैं। और इस प्रकार से ये देख सकते हैं उधर जावा, कंबोडिया, उधर म्यांमार, वहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारी संस्कृति का है जो विकास हुआ। ये देख सकते हैं आप अग्निपुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत बनते हैं मित्रों। तो इस बुक की जो कि महत्ता है वो हम लोगों को जब एग्ज़ाम पास में आएगा तब हम लोगों को इसकी महत्ता है जो लगेगी कि वास्तव में ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर हमने देखा प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, और भारत में प्रागैतिहासिक जो पाषाण संस्कृति है वो हम लोगों ने देखा। 3 जो संस्कृति है वो देख लिया हमने, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इस प्रकार से हमने पाषाण युग को भी देखा और इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप प्रागैतिहासिक जो शैल कला है उसको भी देखा। उपलब्धियाँ, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये हम लोगों ने देख लिया है। ये देख सकते हैं आप महाकाय सांड अलनिया जो कि कोटा में है, ये इसकी शैल चित्र है। और शैल चित्र कला भीमबेटका मध्य प्रदेश में ये
मध्य प्रदेश में दिखाया गया है। इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस प्रकार से ये सरस्वती नदी को भी देखा हमने, और आगे हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे सिंधु स्थापत्य कला के बारे में। यहाँ से हम लोग जो अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, तो आप लोग यहाँ से अगले वीडियो में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है मित्रों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत देखा जाए, इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है कोई भी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस बुक से बनते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे सिंधु स्थापत्य कला के बारे में। तो ये था मित्रों एक वीडियो। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।